इंसान को हमेशा लगता है कि कल का दिन आज जैसा ही होगा। 1914 की शुरुआत में यूरोप के लोगों को भी यही लगता था। दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। नई नई मशीनें बन रही थीं, ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही थी और आसमान में उड़ने के सपने सच हो रहे थे। पिछले लगभग 100 सालों से यूरोप में कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ था। लोगों को लगता था कि हम इतने मॉडर्न और सिविलाइज्ड हो चुके हैं कि अब हम जानवरों की तरह एक दूसरे का खून नहीं बहाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी यही मॉडर्न मशीनें इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक 19 साल के लड़के की चलाई हुई सिर्फ 2 गोलियों ने ऐसी आग लगाई जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोग जलकर राख हो गए? कैसे किसान, टीचर और मजदूर अपने घरों से निकले और एक ऐसी खाई में जिंदा दफन हो गए जहां चूहे उनका मांस नोचते थे। आज की इस कहानी में हम इतिहास के सबसे खूंखार दौर में वापस जाएंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें दोस्ती थी, धोखा था, कुर्बानी थी और बेइंतहान दर्द था। यह कहानी है द ग्रेट वॉर की, जिसे हम पहले विश्व युद्ध के रूप में जानते हैं। इस युद्ध को समझने के लिए हमें 1914 से थोड़ा पहले जाना होगा। उस समय का यूरोप आज के यूरोप जैसा नहीं था। वहां 5 बड़े साम्राज्य थे। पहला, ब्रिटिश साम्राज्य। इनका सूरज कभी ढलता नहीं था। दुनिया की 25% जमीन इनके कब्जे में थी, जिसमें हमारा भारत भी शामिल था। दूसरा, फ्रेंच साम्राज्य। ब्रिटेन के बाद इनका ही दबदबा था, लेकिन फ्रांस के दिल में एक आग जल रही थी। 1871 में जर्मनी ने उनसे एक युद्ध जीतकर उनका एक खास हिस्सा अल्सेस लोरेन छीन लिया था। फ्रांस बस बदले के मौके की तलाश में था। तीसरा, रशियन एम्पायर। एक विशाल साम्राज्य जिसके पास सेना तो बहुत बड़ी थी, लेकिन हथियार पुराने थे। इनका राजा जार निकोलस द्वितीय था। चौथा, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। यह एक पुराना और कमजोर पड़ा साम्राज्य था, जिसमें अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे जो आपस में ही लड़ते रहते थे। पांचवा और आखिर में द जर्मन एम्पायर। यह नया नया पावर में आया था। इनका लीडर था कैसर विल्हेम द्वितीय। उसने तय कर लिया था कि जर्मनी को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना है। उसने ऐसी आर्मी और नेवी बनाई जिसने ब्रिटेन की रातों की नींद उड़ा दी। डर के इस माहौल में इन देशों ने आपस में सीक्रेट अलायंस, गुपचुप दोस्ती कर ली। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी से कहा, तू मेरा भाई है, कोई तुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं उसे मारूंगा। रूस ने फ्रांस से दोस्ती कर ली और ब्रिटेन सबसे दूर रहना चाहता था, लेकिन उसकी दोस्ती भी फ्रांस और रूस के साथ थी। पूरा यूरोप बारूद का एक पहाड़ बन चुका था। हथियार तैयार थे, सेनाएं तैयार थीं। बस इंतजार था तो एक चिंगारी का। 28 जून 1914 दिन, रविवार। जगह साराजेवो, जो आज बोस्निया में है। ऑस्ट्रिया हंगरी का होने वाला राजा आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड अपनी पत्नी सोफी के साथ यहां घूमने आया था। उस दिन उनकी शादी की सालगिरह थी। खुली छत वाली गाड़ी में ये शाही जोड़ा लोगों का अभिनंदन कर रहा था, लेकिन भीड़ के बीच 6 लड़के ऐसी नीयत से खड़े थे जिससे इतिहास बहुत बुरी तरह से करवट लेने वाला था। ये लड़के सर्बिया नाम के देश से थे, एक सीक्रेट आतंकी ग्रुप विद ब्लैक हैंड के सदस्य। इन्हें अपने देश के लिए आजादी चाहिए थी और इसके लिए उन्हें इस राजकुमार का खून चाहिए था। सुबह के 10 बजे थे। राजकुमार की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। तभी भीड़ में से एक लड़के ने, डेलजको ने, गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन बम गाड़ी की छत से टकराकर पीछे वाली गाड़ी के नीचे गिरा और ब्लास्ट हो गया। राजकुमार बच गए। बम फेंकने वाले लड़के ने पकड़े जाने के डर से साइनाइड जहर खा लिया और नदी में कूद गया। लेकिन किस्मत देखो, जहर नकली निकला और नदी में पानी सिर्फ 4 इंच था। वो पकड़ा गया। राजकुमार ने अपनी यात्रा कैंसिल नहीं की। कुछ घंटों बाद उन्हें घायल लोगों से मिलने हॉस्पिटल जाने का फैसला किया, लेकिन उनके ड्राइवर को रास्ता नहीं पता था। ड्राइवर ने गलती से गाड़ी एक पतली गली में मोड़ दी और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने गाड़ी रोका और बैक गियर लगाया, लेकिन तब तक
गाड़ी का इंजन बंद हो चुका था। और दोस्तों, इसी गली के नुक्कड़ पर एक मोरिट्ज शिलर का कैफे था। उस कैफे से एक 19 साल का लड़का सैंडविच खाकर बाहर निकल रहा था। उसका नाम था गैवरिलो प्रिंसिप। यह उन्हीं 6 आतंकियों में से एक था जो सुबह फेल हो गए थे। जब गैवरिलो ने देखा कि जिस शिकार को वो सुबह से ढूंढ रहा है वो खुद उसके सामने गाड़ी में फंसा खड़ा है, तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने बिना 1 सेकंड गंवाए अपनी जेब से एक FNM 1910 पिस्टल निकाली, आगे बढ़ा और 2 गोलियां चला दी। एक गोली फ्रांज फर्डिनेंड के गले में लगी, दूसरी उनकी प्रेग्नेंट पत्नी सोफी के पेट में। फ्रांज ने अपनी पत्नी से आखिरी शब्द कहा, सोफी मरना मत, हमारे बच्चों के लिए जिंदा रहना। लेकिन कुछ ही मिनटों में दोनों की मौत हो गई। इन 2 गोलियों ने दुनिया के 2 करोड़ लोगों के डेथ वारंट पर साइन कर दिए थे। राजकुमार की मौत की खबर आग की तरह पूरे यूरोप में फैल गई। ऑस्ट्रिया हंगरी ने कसम खाई कि वो इसका बदला सर्बिया को नक्शे से मिटा कर लेंगे। उन्होंने अपने दोस्त जर्मनी को फोन मिलाया। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को एक ब्लैंक चेक दे दिया। तुम्हें जो करना है करो, हमारी पूरी सेना तुम्हारे साथ है। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहां आया। सर्बिया का बड़ा भाई था रूस। रूस के राजा ने तुरंत अपनी सेना को आदेश दिया कि बॉर्डर पर जाओ और ऑस्ट्रिया को रोको। अब जर्मनी ने देखा कि रूस सेना इकट्ठी कर रही है। जर्मनी ने रूस को धमकी दी, अपनी सेना वापस बुलाओ वरना हम हमला कर देंगे। रूस नहीं माना। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस पर युद्ध का ऐलान कर दिया। अब रूस का दोस्त फ्रांस था। फ्रांस ने रूस के साथ देने के लिए सेना तैयार की, तो जर्मनी ने 3 अगस्त को फ्रांस पर भी युद्ध घोषित कर दिया। जर्मनी का प्लान था फ्रांस को जल्दी से हराकर वापस आना, ताकि रूस आराम से निपट सके। इस प्लान का नाम था श्लीफन प्लान। फ्रांस तक जल्दी पहुंचने के लिए जर्मनी ने एक छोटा और शांत देश बेल्जियम के बीच से अपनी सेना घुसा दी। लेकिन बेल्जियम ब्रिटेन का दोस्त था। जैसे ही जर्मनी का पहला सैनिक बेल्जियम में घुसा, ब्रिटेन ने जर्मनी पर युद्ध का ऐलान कर दिया। सिर्फ 30 दिन के अंदर एक छोटी सी लोकल लड़ाई एक विश्व युद्ध बन चुकी थी। देश के देश इस आग में कूद रहे थे। आम भोले भाले लड़कों को यूनिफॉर्म पहनाकर ट्रेन में भरकर फ्रंट लाइन पर भेजा जा रहा था। उन्हें बताया गया था, जल्दी जाओ, वॉर क्रिसमस तक खत्म हो जाएगी और तुम हीरो बनकर लौटोगे। पर वो सब एक ऐसी दुनिया में जा रहे थे जहां से वापसी का रास्ता नहीं था। जर्मनी की सेना तूफान की तरह फ्रांस की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन की सेनाओं ने उन्हें पेरिस से कुछ दूर रिवर मारन के पास रोक लिया। दोनों तरफ की सेनाओं ने देखा कि सामने वाले की मशीन गन घास काटने की तरह इंसानों को काट रही है। बचने का एक ही तरीका था, जमीन के अंदर छुप जाना। दोनों सेनाओं ने जमीन में लंबी लंबी खाइयां खोदना शुरू कर दिया। स्विट्जरलैंड के पहाड़ों से लेकर बेल्जियम के समुद्र तक करीब 700 किलोमीटर लंबी खाइयां खोद दी गईं। दोस्तों, खाइयों के अंदर की जिंदगी नरक से बदतर थी। जब बारिश होती थी तो इन गड्ढों में घुटनों तक ठंडा कीचड़ भर जाता था। सैनिक हफ्तों तक इस कीचड़ में खड़े रहते थे, जिनके कारण उनके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता था और उनके पैर एस्टाडी आने लगते थे। इसे ट्रेंच फुट कहा गया। डॉक्टर उनके सड्डे हुए पैर को काटकर अलग कर देते थे ताकि उनकी जान बच सके। खाइयों में लाशों का ढेर लगा था, जिनकी बदबू के बीच में सैनिकों को खाना खाना पड़ता था। इन लाशों को खाने के लिए बिल्ली के आकार के बड़े बड़े चूहे खाइयों में घूमते थे। वो जिंदा और सोते हुए सैनिकों का मांस नोच लेते थे। दोनों तरफ की खाइयों के बीच एक खाली जमीन होती थी जिसे नो मैन्स लैंड कहते थे, जो सिर्फ बारूद, कांटेदार तार और मौत होती थी। जब कमांडर सीटी बजाता था तो सैनिकों को अपनी खाई से निकालकर दुश्मन की तरफ भागना होता था और सामने से मौत की आवाज करती मशीन गन उन्हें मिनटों में छलनी कर देती थी। महीनों की लड़ाई, लाखों लाशें गिरने के बावजूद जमीन का 1 इंच भी नहीं जीता जाता था। इस भयानक अंधेरे में एक दिन ऐसा आया जिसने दिखाया कि इंसान चाहे तो कितना अच्छा हो सकता है। दिन था 24 दिसंबर 1914।
क्रिसमस की पूर्व संध्या। वेस्टर्न फ्रंट पर हार्ड कपा देने वाली ठंड थी। तब भी ब्रिटिश सैनिकों ने सुना कि सामने वाली जर्मन ट्रेन से कोई आवाज आ रही है। वो लोग क्रिसमस का गाना साइलेंट नाइट गा रहे थे। कुछ जर्मन सैनिकों ने खाइयों के ऊपर मोमबत्तियां जला दी। अगले दिन क्रिसमस की सुबह एक चमत्कार हुआ। बिना किसी हथियार के कुछ जर्मन सैनिक नो मैन्स लैंड में आए। उन्हें देखकर ब्रिटिश सैनिक भी बाहर निकल आए। जिन्होंने एक दिन पहले एक दूसरे पर गोलियां चलाई थीं, वो आज हाथ मिला रहे थे। उन्होंने अपनी बीड़ी, सिगरेट और चॉकलेट एक्सचेंज की, साथ मिलकर अपने दोस्तों की लाशें दफनाई और उस खूनी जमीन पर दोनों सेनाओं के बीच फुटबॉल का मैच हुआ। यह घटना बताती है कि यह युद्ध आम इंसान का नहीं था। यह तो कुर्सियों पर बैठे नेताओं के अहम का युद्ध था। लेकिन अगले दिन से नेताओं ने ऑर्डर दिया और उन दोस्तों ने एक दूसरे पर फिर से गोलियां चलाना शुरू कर दिया। युद्ध अपने दूसरे साल में पहुंची और अब दोनों तरफ के लोग जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। 22 अप्रैल 1915 यप्रेस, बेल्जियम का मैदान। फ्रांस के सैनिकों ने देखा कि हवा के साथ एक हरे और पीले रंग का बादल उनकी तरफ आ रहा है। उन्हें लगा कि दुश्मन ने स्मोक स्क्रीन छोड़ी है, लेकिन जैसे ही वो धुआं उनके अंदर गया, उनका गला जलने लगा। उन्हें खून की उलटियां होने लगीं। उनके फेफड़े अंदर से पानी से भर गए और वो जमीन पर तड़प तड़प कर मरने लगे। यह थी दुनिया की पहली केमिकल अटैक, क्लोरीन और मस्टर्ड गैस। इंसान ऐसी दर्दनाक मौत मरा जो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हवा में पहली बार लड़ाकू विमान उड़ रहे थे। एक जर्मन पायलट था जिसका नाम था मैनफ्रेड वॉन रिच्टहोफेन, जिसे दुनिया रेड बैरन के नाम से जानती है। उसने अकेले अपने लाल हवाई जहाज से 80 दुश्मन प्लेन मार गिराए थे। जमीन पर कांटेदार तार और मशीन गन तोड़ने के लिए ब्रिटेन ने एक लोहे का बड़ा राक्षस बनाया। उसने दुश्मन को धोखा देने के लिए इसका कोड नेम रखा वाटर कैरियर यानी टैंक, और तभी से इन हथियारों का नाम टैंक पर DDH गया। समुद्र के अंदर जर्मनी की यू बोट्स, सबमरीन, छिपे हुए मौत के फरिश्ते थे जो किसी भी जहाज को बिना बताए डूबा देते थे। और यही जर्मनी की सबसे बड़ी भूल बनने वाली थी। लेकिन दोस्तों, फ्रांस की ठंडी खाइयों और मेसोपोटामिया के रेजिमेंटों में एक ऐसी सेना लड़ रही थी जिसका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। वो थे हमारे अपने भारतीय सैनिक। ब्रिटिश साम्राज्य के बुलावे पर भारत से करीब 15 लाख 1.5 मिलियन जवान इस युद्ध में हिस्सा लेने गए। पंजाब, राजपुताना, गोरखा और मद्रास रेजिमेंट के सैनिकों ने जब फ्रांस की धरती पर कदम रखा तो उनके पास सर्दी से बचने के कपड़े तक नहीं थे। लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जिससे गोरों की सेना हैरान थी: भारतीय जज्बा और हिम्मत। बैटल ऑफ यप्रेस में खुदादाद खान नाम के एक भारतीय सैनिक अपनी मशीन गन टीम के अकेले जिंदा बचे जवान थे। जब उनके सभी साथी शहीद हो गए, तब भी वो अकेले आखिरी गोली तक लड़ता रहा और दुश्मनों को आगे नहीं आने दिया। उन्हें इसके लिए ब्रिटेन का सबसे बड़ा सम्मान विक्टोरिया क्रॉस मिला। भारतीय सैनिक अपने घर खत, चिट्ठियां लिखते थे। एक सैनिक ने पंजाब अपने घर लिखा था, यह युद्ध नहीं है, यह दुनिया का अंत है। ऐसा लगता है कि आसमान से आग बरस रही है और जमीन फट रही है। अगर मुझे दोबारा जन्म मिले तो मैं भगवान से कहूंगा कि मुझे इंसान मत बनाना। हमारे 74,000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने अपना खून इस अनजान जमीन पर बहा दिया। आज आप दिल्ली में जो इंडिया गेट देखते हैं, उसकी ईंटों पर इन्हीं शहीद भारतीय जवानों के नाम खुदे हुए हैं। उन्हें भुलाना इस देश के साथ नाइंसाफी होगी। युद्ध लंबा खिंच रहा था। तब जर्मनी ने एक ऐसी गलती की जिसने उसकी कब्र खुद गई। मई 1915 में जर्मनी की यू बोट ने एक समुद्री जहाज लुसिटानिया पर टॉर्पीडो दाग दिया। यह एक सिविलियन पैसेंजर शिप था। शिप 18 मिनट में डूब गया और 1200 लोग मारे गए। इनमें 128 लोग अमेरिका के थे। अमेरिका जो अब तक चुप बैठा था, उसका गुस्सा भड़क उठा। इसके ऊपर जर्मनी ने एक और बेवकूफी की। उसने मेक्सिको को एक सीक्रेट टेलीग्राम भेजा कि तुम अमेरिका पर पीछे से हमला कर दो, हम तुम्हें अमेरिका का हिस्सा, टेक्सास वगैरह दिला देंगे। यह लेटर ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने पकड़ा और अमेरिका को दिखा दिया।
बस 6 अप्रैल 1917 को दुनिया की नई सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने युद्ध में एंट्री ले ली। लाखों नए अमेरिकन सैनिक मॉडर्न हथियारों के साथ यूरोप पहुंचने लगे। लेकिन दूसरी तरफ एलाइड पावर्स ब्रिटेन, फ्रांस के लिए एक बुरी खबर आई। रूस की आम जनता 3 साल की लड़ाई, भूखमरी और गरीबी से टूट चुकी थी। उन्होंने अपने ही राजा ज़ार के खिलाफ बगावत कर दी। इसे हम 1917 का रशियन रेवोल्यूशन कहते हैं। व्लादिमीर लेनिन की नई कम्युनिस्ट सरकार ने आते ही कहा, हमें और लड़ाई नहीं करनी चाहिए, और उन्होंने जर्मनी के साथ ट्रीटी साइन करके अपने आप को लड़ाई से बाहर कर लिया। रूस के बाहर होते ही जर्मनी की सेना को लगा कि अब हम सिर्फ वेस्टर्न फ्रंट फ्रांस पर फोकस करके जंग जीत सकते हैं। उन्होंने 1918 के स्प्रिंग में अपना सबसे बड़ा और आखिरी हमला किया, द स्प्रिंग ऑफेंसिव। पहले तो उन्हें भारी कामयाबी मिली। वो पेरिस के इतने करीब आ गए थे कि वो पेरिस पर दूर से गोले दाग सकते थे, लेकिन तब तक अमेरिकन सेना मैदान में उतर चुकी थी। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर 100 डेज ऑफेंसिव लॉन्च किया। एलाइड फोर्सेस के टैंक और आसमान में प्लेन ने जर्मनी की बैकबोन तोड़ दी। अब सेंट्रल पावर्स के टैंक के पत्ते बिखरने लगे थे। सबसे पहले बुल्गारिया ने घुटने टेके, फिर ऑटोमन एम्पायर तुर्की टूट गया, और फिर ऑस्ट्रिया हंगरी ने हार मान ली। अब जर्मनी अकेला बचा था। जर्मनी के अंदर बवाल मच गया। वहां की नेवी ने आदेश मानने से इनकार कर दिया और बगावत कर दी। देश में खाने को रोटी नहीं थी। मजबूर होकर जर्मनी के राजा कैसर विल्हेम द्वितीय को अपनी ताज छोड़कर रात के अंधेरे में देश से भागना पड़ा। नई जर्मन सरकार को समझ आ गया कि अब जंग जीतना नामुमकिन है। आखिर एक सीज फायर आर्मिस्टिस तैयार किया गया। 11 नवंबर 1918 सुबह के 11 बजने का इंतजार किया गया, यानी 11 महीने के 11 दिन के 11 बजे। जैसा ही घड़ी में 11 बजे, 4 साल 3 महीने और 14 दिन तक लगातार चलने वाली मौत की मशीन अचानक रुक गई। ट्रेंच में फायरिंग बंद हो गई। इंसान आखिर जमीन के अंदर से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस ले पा रहा था। द ग्रेट वॉर खत्म हो चुकी थी। युद्ध खत्म हुआ, पर इसने अपने पीछे मौत का एक ऐसा आंकड़ा छोड़ा जिसे देखकर दिमाग सुन्न पड़ जाता है। करीब 2 करोड़ लोग मारे गए। 2 करोड़ लोग हमेशा के लिए अपाहिज हो गए। पूरा यूरोप खंडहर बन चुका था। 1919 में फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्साय में दुनिया के नेता एकजुट हुए ताकि आगे का फैसला किया जा सके। उन्होंने एक संधि बनाई, ट्रीटी ऑफ वर्साय। लेकिन यह शांति की संधि नहीं, बल्कि एक बदले की आग थी। फ्रांस ने इस युद्ध का सारा दोष सिर्फ और सिर्फ जर्मनी पर थोप दिया। जर्मनी को भारी अपमान सहना पड़ा। उनकी देश का बड़ा हिस्सा छीन लिया गया। उनकी मिलिट्री को 1 लाख सैनिकों तक की सीमा तय कर दी गई। सबमरीन रखने पर बैन लगा दिया गया और उन पर $33 बिलियन का जुर्माना लगाया गया, जिसे चुकाते चुकाते देश की इकोनॉमी बर्बाद हो गई। वहां एक रोटी खरीदने के लिए लोगों को बोरे भर के नोट ले जाने पड़ते थे। दोस्तों, एलाइड पावर्स को लगा कि उन्होंने जर्मनी को हमेशा के लिए कुचल दिया है, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उस ट्रीटी की शर्तों ने जर्मनी के हर नागरिक के दिल में नफरत का जर घोल दिया, और इन्हीं नफरत के बीजों को पानी दिया एक आम जर्मन सैनिक से ने, जो युद्ध के आखिरी दिनों में गैस अटैक से अंधा हो गया था और हॉस्पिटल में भर्ती था। जब उसे जर्मनी की इस हार और अपमान के बारे में पता चला तो वो फूट फूट कर रोया था, और उसने वही कसम खाई थी कि वो एक दिन पूरी दुनिया से इसका बदला लेगा। उस सैनिक का नाम था एडोल्फ हिटलर। पहले विश्व युद्ध को लोगों ने एड वॉर टू एंड ऑल वॉर्स कहा था, लेकिन असल में ये सिर्फ एक इंटरवल था। एक 20 साल का छोटा सा ब्रेक था उस आने वाले तूफान से पहले, जो इस युद्ध से भी 10 गुना ज्यादा भयानक होने वाला था, वर्ल्ड वॉर 2। अगर आप यहां तक मेरे साथ जुड़े हैं तो आप सच में डीप और डिटेल्ड हिस्ट्री पसंद करते हैं। इस वीडियो को बनाने में भारी रिसर्च और मेहनत लगी है, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको
इस युद्ध का सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला हिस्सा कौन सा लगा? क्या आपको भारतीय सैनिकों के योगदान के बारे में पहले पता था? और हां, अगर आप उस एक सैनिक एडोल्फ हिटलर और वर्ल्ड वॉर 2 की पूरी कहानी भी इसी तरह डिटेल में जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।